नाज़रीन, सबसे पहले सैलाब ज़दगान के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि आज बहुत सारी खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए जो है वो फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ ज़बानी कलामी बातें कर रही है। एक्चुअली जो काम है वो मकामी लोग कर रहे हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा काम किसने किया लोगों की जानें बचाने के लिए, लोगों के इमलाक को बचाने के लिए और इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, तो वो मकामी अफराद ने ख़ुद किया है। जो मकामी ताजर हैं, आम शहरी हैं, सहाफ़ी हैं, तमाम तबकार से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं वो किसी भी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई जमाती वाबस्तगियाँ भी नहीं हैं, लोग एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं और दे नो हाउ टू सर्वाइव। यानी वो एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और मामला वही है क्लाइमेट चेंज का। पाकिस्तान की हुकूमतों ने कभी इसकी तरफ तवज्जो दी नहीं। यहाँ एक लुटमार का बाजार गर्म था। सिवाय इमरान खान साहब के अगर 2-3 साल आप निकाल दें जिसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ काम हुआ, उसके अलावा तो कभी हुआ ही नहीं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है, इनकी इस तरफ तवज्जो ही नहीं है और अब उसका खुमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। सैलाब मुतासरीन जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मदद दरकार है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सबसे ज़्यादा काम किया है मकामी अफराद के बाद, जबकि वफाक की जानिब से वादे और दावे तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी तक कोई अमली इक़दामात नज़र नहीं आ रहे और इसका गिला शिकवा जो है खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से हो भी रहा है। नाज़रीन, नवंबर जैसे जैसे करीब आ रहा है, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं उनकी जिनकी नौकरी फंसी हुई है और उनकी जिनकी जान फंसी हुई है। हर तरफ से जो है वो धड़कनें तेज़ हो रही हैं और यानी जिस शख्स के पास 1 दहाई के मंसूबे हों, ये कोई एक दफ़ा नहीं है, 10 दफ़ा लोगों ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के पास 1 दहाई तक के मंसूबे हैं कि जनाब मईशत में ये करना है और दहशतगर्दी में ये करना है और मुल्क को ऐसे करना है और फ़लाँ फार्मूले लेकर आने हैं। तो जिसके पास 1 दहाई के मंसूबे हों वो क्यों इस साल रिटायर हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फैसल वाडा ने एक मरतबा फिर आकर कहा और फैसल वाडा को बाकायदा लाया गया, लॉन्च किया गया, दोबारा से रीलॉन्च किया गया। उसका रीज़न मैं आपको देता हूँ कि आसिम मुनीर साहब ने जज्बात में आकर माफ़ी वाला मुतालबा तो करवा दिया सुहेल वड़ाइस साहब के कॉलम में, लेकिन फिर उन्हें आइडिया हुआ कि ये मामला तो एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ गया है। अदलिया के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि अदलिया को यह बता दिया गया कि जनाब आपके तो केस ही कोई नहीं बनते और पोल खोल दिया पूरे मुल्क के सामने कि जनाब ये इमरान खान तो जेल में इसलिए है कि वो हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश के मुताबिक माफ़ी नहीं मांग रहा। अब सुहेल वड़ाइस साहब ने जब ये बातें की और उसके बाद माफ़ी के लिए उन्होंने मिन्नतों भरा एक कॉलम भी लिख दिया कि कैदी जी माफ़ी मांग लें और माफ़ी के लिए बड़े अरसे से दरख्वास्तें की जा रही हैं, इमरान खान मानता ही नहीं है। इसमें जो है हफीजुल्ला न्याजी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा था जी इमरान खान के पास जो भी पैकेज लेकर गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, चाहे वो गंडापुर हो, आज़म सबाती हो या कोई अमरीकी ताजिर हो, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश यही थी कि इमरान खान माफ़ी मांगे। लेकिन इमरान खान ने पहले दिन से क्लियर किया था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये हफीजुल्ला न्याजी साहब जो इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। हालांकि उनके बड़े सख्त नज़रियाती इख्तलाफात इमरान खान साहब से हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि इमरान खान से खूबसूरत ये लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ आज तक किसी ने नहीं लड़ी है। अब ये जो बयान दिलवाया गया या कॉलम जो लिखवाया गया सुहेल वड़ाइस साहब से, उस कॉलम को अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है कि आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें। और ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, कोई नई ख्वाहिश नहीं है। ये 2 साल हो गए इसी ख्वाहिश के लिए, कभी इसको बंद कर देते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी गर्मियों के अंदर पंखा बंद कर देते हैं, कभी 22-22 घंटे सेल के अंदर रखते हैं, कभी कई दिन तक सेल का दरवाज़ा ही नहीं खोलते, कभी उनका सामान छीन लेते हैं, कभी उनकी मुलाकातें बंद कर देते हैं, बच्चों से बातचीत बंद कर देते हैं, अखबारात और टीवी तक बंद कर देते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है कि ये आदमी माफ़ी मांग ले, लेकिन नहीं मांगी माफ़ी। अब ये जो ख्वाहिश है ये उल्टी पड़ गई, अवाम के अंदर भी एक्सपोज हो गए, अदलिया को भी मुश्किल पड़ गई। जनाब अगर सारे झूठे केस हैं आप ये कह रहे हैं तो हमें फिर क्यों दबाव डालते हैं कि हमने इन केसों में इमरान खान को अंदर रखना है। ये मामला भी हो गया। अब फैसल वाडा साहब को फौरी तौर पर मैदान में लाना पड़ा, जिसने एक अलग कहानी सुना दी कि जनाब कोई मुतालबा ही नहीं है माफ़ी का, ये तो कानूनी केस हैं, यहाँ तो मुतालबा ही नहीं है, इमरान खान साहब ने तो कोई जुर्म तस्लीम ही नहीं किया, तो फिर वो माफ़ी किस बात की मांगे। यानी देखें ये सारे टाउट्स जो है ना उनके लिए एक बात सोचने वाली है कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे अपनी मर्ज़ी की बात करवा लेती है और बाद में आपको धोखा दे देती है। यानी कभी आपसे धमकी लगवा देते हैं कि जनाब आप एस्टेब्लिशमेंट ये करने वाली है, वो करने वाली, वो करने वाली है, और पर्दे के पीछे एस्टेब्लिशमेंट मिन्नतें कर रही होती है, टाउट्स को कह रही होती है कि हम चढ़े हुए हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, और पर्दे के पीछे मिन्नतें कर रहे होते हैं। ये बेचारे होते बहुत कमज़ोर हैं। ये मेरी बात याद रखिए, सरकारी अफसर जो है ना
सरकारी मुलाजम ही होता है। वो दलेर कभी हो ही नहीं सकता, वो कभी हो ही नहीं सकता दलेर। वो अपनी ड्यूटी के ऊपर अपना काम करे तो वहाँ दलेर हो सकता है, लेकिन वो जो अपना काम ना करे, कहीं और इधर उधर मुंह मारे, वो दलेर नहीं हो सकता, वो बुज़दिल होता है। तो ये सारे लोग जो है ना बुज़दिल हैं। तो ये धमकी भी डायरेक्ट नहीं लगाते, ये करते क्या है, ये टाउट्स को ढूंढते हैं, उनको कहते हैं हमारे बिहाफ पे धमकी लगाओ। वो बेचारे धमकियाँ लगा रहे हैं। अब हाल ही में सुहेल वड़ाइच साहब ने 3-4 धमकियाँ लगा दी इमरान खान साहब को, और मशवरा भी दे दिया कि जनाब आप माफ़ी मांग लें, वरना ये मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क की खातिर यू टर्न ले लें, माफ़ी मांग लें आप। भाई पहले साबित तो हो जाए कि इमरान खान ने कुछ गलत किया है, जभी तो वो माफ़ी मांगेगा। वो तो ये कहता है कि जो इंक्वायरी है, जुडिशल इंक्वायरी करवाओ, मुझे गलत साबित करो, अगर मैं गलत साबित हुआ तो फिर मैं बात करूंगा उसके ऊपर, माफ़ी के ऊपर भी मादरत कर सकता हूं। लेकिन जब मैंने गलत किया ही नहीं तो मैं माफ़ी किस बात की मांगूं। ये इमरान खान साहब जनाब डटे हुए हैं। अब टाउट्स को ये सोचना पड़ेगा कि एक मिसाल है, मिसाल तो अच्छी नहीं है, लेकिन जब बंदर के पाँव जलते हैं ना बांदरी के, तो वो अपने बच्चे पैरों के नीचे ले लेती है, ये एक मिसाल है। तो टाउट्स जो है उनसे धमकियाँ लगवाई जाती हैं, लेकिन जैसे ही ज़मीन गर्म होती है तो वही पाँव के नीचे दबा दिए जाते हैं। सूरत हाल तो नाज़रीन ये बनी हुई है। एक दौर तक कहा जाता था जनाब नवाज शरीफ के लिए रास्ते बन चुके, शबाज शरीफ खानदान अब कभी वापस नहीं आएगा। इसहाक डार को इतनी लंबी गालियां जनरल बाजवा मीटिंग्स के अंदर बैठ के देते थे कि कोई सोच नहीं सकता, कानों को हाथ लगाते थे लोग। इसहाक डार के बारे में कहते थे पाकिस्तान की मईशत का कोई सबसे बड़ा कातिल है जिसने तबाही फेरी है पाकिस्तान की मईशत की, तो वो इसहाक डार है। ये जनरल बाजवा हर जगह बैठ कर कहते थे और इसके सबूत भी पेश करते थे। बाद में उसी इसहाक डार के जूते जनरल बाजवा पॉलिश कर रहा था और उसी जनरल बाजवा के जूते नवाज शरीफ और पूरी फैमिली पॉलिश कर रही थी। ये हमने होते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा। तो टाउट्स के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए सुहेल वड़ाइच साहब को भी इस बात पे गौर करना चाहिए कि उनसे कॉलम लिखवा दिया और फैसल वाडा से उसकी तरदीद करवा दी। हद है वैसे। अब एक और काम नाज़रीन किया जा रहा है और वो ये है कि इमरान खान साहब की मुलाकात थी जेल के अंदर, यानी आज के दिन में मुलाकात थी और एक केस भी लगा हुआ था तोशाखाना 2 वाला। अब ये जो तोशाखाना 2 केस है इसकी समाअत अडियाला जेल में होनी थी आज के दिन, लेकिन एक मरतबा फिर पता चला कि समाअत मुलतवी हो गई है। अब इस महीने में ये तीसरी मरतबा इमरान खान साहब की तोशाखाना वाले केस में समाअत मुलतवी कर दी गई है। 6 अगस्त से लेकर अब तक लगातार यही हो रहा है। हर हफ्ते ना सिर्फ इमरान खान साहब की समाअत मुलतवी कर दी जाती है बल्कि उनकी मुलाकात भी ख़ानदान वालों से नहीं करवाई जाती। अब अगर कल ख़ानदान वालों की मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब बात करेंगे, और इमरान खान साहब क्या बात करेंगे इसका सबको आइडिया है। मेरे ख्याल में नवंबर जैसे जैसे करीब आ रहा है तो दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगा जो मैंने शुरू में की थी कि अगर 19 अगस्त यानी आज के दिन में इमरान खान साहब की समाअत नहीं होती, मुलाकात हो जाती है, इम्कान तो ये है कि शायद मुलाकात में भी रुकावट पैदा की जाए और इमरान खान साहब की मुलाकात भी ना करवाई जाए, क्योंकि कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि इमरान खान एहतजाजी तहरीक को नई बुलंदियों तक ले जाने का ऐलान कर सकते हैं। और नवंबर करीब आ रहा है और मुल्क भर में तहरीक शुरू हो सकती है कि फील्ड मार्शल अपने घर चले जाएं, बहुत हो गया, उन्होंने मुल्क और कौम को बहुत नुकसान पहुंचा लिया। अब कोई डिज़र्विंग और प्रोफेशनल बंदा आए जो फ़ौज को सियासत से दूर लेकर जाए। फील्ड मार्शल खुलकर सियासत कर रहे हैं, ये मईशत में दखलंदाजी दे रहे हैं, सियासत में दखलंदाजी कर रहे हैं, दाखिली और ख़ारजी मामलात में दखलंदाजी कर रहे हैं। लिहाजा ये क्योंकि अपने आइन और अपने हलफ के मुताबिक नहीं चल रहे और इदारे की हजीमत और एक बदनामी का बायस बन रहे हैं, जो इमरान खान साहब बार बार कहते भी हैं। लिहाजा अब ये ओहदे से हट जाए और कोई दूसरा बंदा आए ताकि इदारा जो है वो बेहतरी से चल सके। अब मुल्क भर में अवाम एहतजाज कर रहे हों कि आसिम मुनीर घर जाए और इदारे को मज़ीद तबाह ना करें, तो इदारे को मज़ीद तबाही से बचाया जाए, अवामी नफरत से बचाया जाए। दुनिया भर में यही मुतालबा अगर गूंज रहा हो तो दबाव का लेवल क्या होगा, दबाव बहुत बढ़ सकता है। लिहाजा मेरे ख्याल में इस दबाव से बचने के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं और अब उनके केसेस भी नहीं चलने दिए जा रहे, और साथ ही साथ माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश भी की जा रही है। माफ़ी का सादा मतलब ये है कि आप हमें चलने दें, हमें चलने दें। यानी अगर इमरान खान साहब इस बात पे मान जाते हैं कि ठीक है आसिम मुनीर साहब अपना काम करते रहें, तो इमरान खान साहब जो हैं वो फिर उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान साहब ये खुद कह चुके हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आसिम मुनीर साहब होंगे। वो ये भी कह चुके हैं कि आसिम लॉ चल रहा है पाकिस्तान में। वो ये भी कह चुके हैं कि आसिम मुनीर साहब के इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो जो कुछ हो सकता है वो मुल्क के अंदर किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली कह चुके हैं कि तमाम मसाइल के लिए ज़िम्मेदार आसिम मुनीर साहब हैं। और अब इस वक्त महीना चल रहा है अगस्त का,
बीच में महीने रह गए 2, सितंबर और अक्टूबर, और इनमें अगर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में ये तहरीक बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इमरान खान साहब इसका ऐलान कर देते हैं कि जनाब हम ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ तब्दील किया जाए, फ़ौज बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो रही है, और उसके सबूत में ये सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम भी हैं, उसके सबूत में बहुत सारे टाउटों के बयानात भी हैं जो बार बार कहते हैं, टाउट आके उनके बिहाफ पे आर्मी चीफ के या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर आके वो धमकियां लगाते हैं। और इसके अलावा कभी ताजिर, कभी कोई और, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये सियासत के अंदर मुदाखलत हैं जो फ़ौज को नहीं करनी चाहिए। लिहाजा अगर ये तहरीक इस तरह खड़ी होती है तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। अब फैसल वाडा साहब और फवाद चौधरी साहब जो है वो जोर लगा रहे हैं, इन दोनों ने आके टीवी प्रोग्राम में कहा जी कि चलें अब निकलें इसमें से, माफ़ी तलाफ़ी करें, मामला ख़त्म करें। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं जी मैंने माफ़ी नहीं मांगनी, वो इसके लिए तैयार ही नहीं है कि वो माफ़ी मांगे। फैसल वाडा ने एक और स्टेटमेंट दिया, एक तो वो नून लीग को बहुत लताड़ा देते हैं। फैसल वाडा ने कहा जी कि नवाज शरीफ और जरदारी कोई आसमान से नहीं उतरे हुए, इनको भी रगड़ा लगेगा जो कुछ इन्होंने किया पाकिस्तान की अफवाज के साथ या ये वो, क्योंकि फैसल वाडा साहब फ़ौज के नुमाइंदे हैं ना, फ़ौजी तो नहीं है लेकिन वो एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं और वहीं से उनको सेनेटर बनाया गया है। उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा पीटीआई की क़यादत इमरान खान को जेल में रखने में कामयाब हो गई, ये इक़्तिदार के मज़े लूटते रहेंगे। सवाल मेरा सादा से ये है कि इमरान खान पे जाली केसेस सारे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बनाए? क्या इमरान खान को जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखा हुआ है? क्या इमरान खान की लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है? क्या इमरान खान की बीवी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल में रखा हुआ है? भाई ये सारा काम तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, जिनके बिहाफ पे फैसल वाडा साहब आकर बात करते हैं। तो क्योंकि फैसल वाडा साहब के मालिकान ने, या जिन्हें आप एस्टेब्लिशमेंट कहें पाकिस्तान की, उन्होंने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, तो फैसल वाडा साहब उनके बिहाफ के ऊपर यही सारा इल्ज़ाम शिफ्ट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगा देते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ भोले भाले लोग हैं, वो उठ के अपनी क़यादत के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। देखिए ये ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग कमज़ोर फैसले करते हैं, इमरान खान साहब जो कहते हैं उस पर अमल दरामद नहीं करते या नहीं कर पाते या कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि इमरान खान को जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बंद किया हुआ है। नहीं, इमरान खान को जेल में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बंद किया हुआ है, और किसी ने ना बंद किया, ना किसी और की इमरान खान को ऐसे बंद करने की जरूरत है। फैसल वाडा ने यह भी कहा कि फील्ड मार्शल का किसी के साथ 1-on-1 इंटरव्यू नहीं हुआ, फील्ड मार्शल तौसी नहीं ले रहे, तसलसल को तौसी का नाम नहीं दिया जा सकता। अब इसका मतलब सादा ये है कि तौसी लेने का मतलब ये होगा कि 5 साल के लिए नई नौकरी शुरू हो जाए 29 नवंबर 2025 से, और फिर 29 नवंबर 2030 तक आर्मी चीफ के ओहदे पर रहें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब तसलसल का मतलब यह है कि 3 साल जो पिछले गुजर गए वो गुजर गए, यहीं से 2 साल और वो कंटिन्यू कर लें और 29 नवंबर 2027 तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रहे। लेकिन अभी 3 महीने पड़े हैं और ये बहुत टाइम होता है, 3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। जनरल बाजवा भी एक्सटेंशन के ख्वाब लेकर बैठे हुए थे और अगस्त में उनको लगता था कि उनकी एक्सटेंशन को कोई नहीं रोक सकता, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को रोकना नामुमकिन है। जनरल बाजवा यही समझते थे। लेकिन फिर कहाँ गए बाजवा साहब? आज कोई उनका नाम भी नहीं लेता। जितनी मर्जी आप बाजवा को, मैं इसलिए बुरा नहीं कहता कि अब वो बेचारे के पल्ले ही कख नहीं है, आज जितनी मर्जी आप बाजवा को गालियाँ दें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई आपको जवाब ही नहीं देगा, ना कोई उसका केस लड़ने के लिए आएगा, ना बेचारा खुद अपना केस लड़ने के काबिल है, बेड़े ही गर्क हो गया बेचारे का, कोई चीज़ उसके पल्ले नहीं छोड़ी। और यही सियासतदानों ने इससे फ़ायदा उठाया, बाद में उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। नाज़रीन, एक बड़ा कमाल आइडिया है जो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने पेश किया, और सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने बड़ी मेहनत से एक मिसाके पाकिस्तान का आइडिया दिया है कि नया मिसाके पाकिस्तान किया जाए। और उसके जो बुनियादी असूल उन्होंने बताया, उन्होंने कहा एक तो उसमें आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, अवामी मैंडेट का नंबर 2 उसमें एहतराम होना चाहिए, नंबर 3 उसमें इदारों का एक तवाज़ुन होना चाहिए, यानी अपनी अपनी हुदूद के अंदर रहकर, अपने अपने दायरा कार के अंदर रहकर काम करें। नंबर 4 शमूलियती सियासत होनी चाहिए, यानी सबको यकसां इज्जत और नुमाइंदगी दी जाए, कौमी इख्तलाफात बातचीत और पार्लिमानी मुबाहिसे के ज़रिए हल किए जाएँ, तसादुम या बाइकाट के ज़रिए नहीं। माशी इस्तेहकाम, उन्होंने कहा मईशत को सियासी मुदाखलत से महफूज रखा जाए और एक मुस्तकिल पॉलिसी बनाई जाए। नंबर 6 एहतसाब और शफाफियत होनी चाहिए पाकिस्तान में। नंबर 7 अवामी हुकूक और फलाही रियासत होनी चाहिए पाकिस्तान में। नंबर 8 मीडिया की आज़ादी और इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए पाकिस्तान में। नंबर 9 NFC अवार्ड और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए पाकिस्तान में।
नंबर 10 सूबाई तश्कीलें 9, यानी अगर आपको वसाइल और इंतज़ामी मामलात के मुताबिक सूबों की अगर आपको दोबारा तश्कीलें 9 भी करनी पड़ती है तो आप करें। एक नया मिसाक पाकिस्तान किया जाए, ये बड़ा अच्छा आइडिया है जो लेकर आए हैं सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। मैंने इसको पढ़ा है तफसील के साथ। अगर तो पाकिस्तान में सियासतदान संजीदा होना तो वो एस्टेब्लिशमेंट को साइड पे करें और उन्हें कहें भाई जाओ बैरकों में अपना काम करो, जो आपके करने का काम है आप अपना काम करें, हमारे काम में आप मुदाखलत ना करें। और सारे सियासतदान मिलकर इस मिसाक के ऊपर या इससे मिलती जुलती किसी दस्तावेज़ के ऊपर इत्तफाक राय पैदा कर लें और फिर अवामी मैंडेट के मुताबिक एक नई हुकूमत बनाएं और पाकिस्तान एक नया आगाज़ करे। लेकिन जिनकी कमेटी लगी हुई है, जिनकी मौजें लगी हुई है, जो अय्याशियां पट रहे हैं और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, जो टिकटॉक बनाने के लिए जापान जा पहुंचे हैं, वो ये चाहेंगे कि ये हो। यानी मैं मरियम नवाज की वीडियो देख के हैरान हो गया। वो वहां पे कभी समंदर की सैरें, कभी इधर की कभी उधर की, बल्कि वहां पे उन्होंने एक तकरीब के अंदर खिताब किया। पहले तो बताया ही नहीं अवाम को कि जाना कहां पे है, हॉल ही नहीं बता रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से जनाब हॉल के अंदर जो लोग इकट्ठे किए मरियम नवाज ने, वो मैं देख रहा था। यानी मैक्सिमम चंद दर्जन लोग होंगे जो वहां पे उनकी तकरीर सुनने के लिए आए। जितने बंदे स्टेज पे उन्होंने साथ बिठाए हुए थे ले जाके पाकिस्तान से। अच्छा, ये जो बंदे गए हैं ना, मैंने ये भी पता करवाया, इनमें काफ़ी बंदे जो हैं वो बजरिया थाईलैंड वो पहुंचे हैं और वो पाकिस्तान के हैं, जिनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे PMLN के या मरियम नवाज के लोग बाकायदा गए थे। तो कुछ तो उन्होंने ऑडियंस पाकिस्तान से मंगवाई, कुछ जो बेचारे वहाँ पे एम्बेसी का अमला उनके रिश्तेदार हैं उनको बुलाया, और कुछ PMLN के ओहदेदार हैं थोड़े से, उनको बुलाया। तो ये चंद दर्जन लोगों के साथ मरियम नवाज ने खिताब किया और खिताब करते हुए कहा मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे लाहौर में जलसा हो रहा है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात की है। अब लाहौर में जलसा हो या जापान के एक बंद हॉल के अंदर हो, PMLN की हालत यही रह गई। जितने बंदे वो लाहौर में इकट्ठे कर सकते हैं उतने वो कहीं भी इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि लाहौर में भी इनकी मंजी ठुक गई है, बेड़ा गर्क हो गया मियां नवाज शरीफ की सियासत का, और करने वाली उनकी बेटी और भाई है, और यही हालत इनकी पूरी दुनिया के अंदर है। मरियम नवाज के मुंह के ऊपर लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। मरियम नवाज के मुंह के ऊपर लोगों ने वहाँ पे इनके वालिद के खिलाफ और इनकी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बड़े जोश के साथ निकले हुए थे, उन्होंने काफ़ी एहतजाज किया है वहाँ पे मरियम नवाज के खिलाफ, और ये कहते रहे कि जाली हुकूमत है, इनको कोई हक नहीं पहुँचता, और काफ़ी नारेबाजी वहाँ पे हुई है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, ये इधर आप सुनिए। मरियम नवाज तकरीर कर रही है, स्टेज के ऊपर PMLN के लोग बैठे हुए हैं और सर पकड़ के बैठे हुए हैं। वजह यह है कि कोई भी मरियम नवाज की बात ही नहीं सुन रहा, सामने बैठे हुए सारे सामईन आपस में बातें कर रहे हैं। ये जरा वीडियो देखें थोड़ी सी आप। सबको पहली बार मिले हैं जंग जीतने के बाद, तो आपको पाकिस्तान जो भारत से जंग जीता है, बयानुल महसूस जीता है, जंग जीतने की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मैं अंदाजा कर सकती हूँ कि जब आप से वतन से दूर होंगे तो आपको वतन के बारे में भी खबर मिलती है तो कितनी खुशी होती है। हमने भी बहुत खुशियां मनाई पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत देर के बाद हमें एक खुशी का मौका देखने को मिला। मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपको खबर आ गई है कि पाकिस्तान से अच्छी खबर आ रही है। देख रहे हैं नाज़रीन, आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं, यानी लोगों को परवाह भी नहीं है ये क्या कहते हैं, लोग इनको सुनना ही नहीं चाहते। इमरान खान 1 लाख बंदे से भी बात करता था ना तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था, लोग उसकी बात सुनते थे। यहाँ पे चंद दर्जन लोग हैं वो चुप नहीं हो रहे, उन्हें पता है यार छड्डो पड़ा दफा करो, ना इनका मैंडेट है ना कुछ और है। वो बेचारे किसी की सिफारिश पे आगे, कोई कहाँ से आगे बैठा हुआ है, किसी का कोई काम फंसा हुआ है, किसी को कहीं से टिकट दे के लाए हुए हैं, कोई बेचारा अपनी नौकरी के चक्कर में बैठा हुआ है वहाँ पे। तो ये सारे लोग वहाँ पे अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, मरियम नवाज को सुन कोई नहीं रहा। और वहाँ पे दावे क्या हो रहे हैं, नंबर 1 कि महंगाई 40 से 3% पर आ गई। तो आज जरा मैं आपको क्लियर कर दूं कि 40 रुपए वाली कोई भी चीज़ 3 रुपए की नहीं हुई। ये धोखा नहीं खाना आपने कि 40% से 3% पर आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ पहले 40 रुपए की मिलती थी अब 3 रुपए की मिलती है, ये नहीं है। वजह यह है कि पहले ये चीज़ 40% की रफ्तार से बढ़ रही थी इसकी कीमत, और अब इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। अब इसको 40% की रफ्तार से नहीं बढ़ा सकते, अब 3% की रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। कोई एक चीज बता देना, आटे की थैली गुज़िश्ता 20 दिनों के अंदर कोई 150 रुपए बढ़ गई है, ये 20 किलो वाली। ये अभी की बात मैं आपको बता रहा हूं, वो पुरानी बात नहीं कर रहा। चीनी 200 रुपए किलो के करीब पहुंच गई है, तो महंगाई कम कैसे हो गई? पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया, महंगाई कम कैसे हो गई? बिजली 4 गुना कीमत बढ़ गई, गैस की 8 गुना कीमत बढ़ गई, तो महंगाई कम कैसे हो गई? भाई हुआ यह है, इन्होंने महंगाई को इतनी तेजी से बढ़ाया है, इतनी तेजी, जैसे जूते पॉलिश करते ना तेज, वैसे ही इन्होंने महंगाई को इतनी तेजी से बढ़ाया है कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद अब उससे ऊपर जा ही नहीं सकती।
भाई सबसे ज़्यादा महंगा आपने मुल्क कर दिया अपने रीजन के अंदर, अब इससे महंगा आप क्या करेंगे? तो वहाँ पीक पे पहुँचा के अब हल्का हल्का बढ़ा रहे हैं। यानी वो जो शरह थी बढ़ने की, एक तो वो भी इन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है, डाटा गलत देते हैं ये। तो महंगाई बढ़ना कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, वो बढ़ लगातार रही है, महंगाई कम नहीं हुई। ये जो कहते हैं ना 40% से 3%, तो सुनने वालों को लगता है शायद 40 रुपए वाली चीज़ जो है वो 3 रुपए की हो गई। ऐसा नहीं है। ये पहले इन्होंने ये किया कि 150 वाला तेल जो है वो 350 पे पहुंचा दिया और अब उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं। अब वो लंबे लंबे जंप नहीं लगा रहे। तो ये कहते हैं जी महंगाई जो है वो अब हम कम तेजी से बढ़ा रहे हैं। हम पहले आपकी तलवार से गर्दन काट रहे थे, अब हम आपकी छुरी के साथ गर्दन काट रहे हैं, और तलवार जो फेरी हुई है वो तो फेरी हुई है पहले ही। फिर कह रही है जी नवाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, आपकी बहन भी दिन रात एक किए हुए है। भाई इतनी मेहनत करके भी अगर आपके जूते पूरी तरह नहीं चमका सके तो और आपने क्या करना है? ये जितनी मेहनत की है इस खानदान ने सिर्फ बूट पॉलिश पे की है। हत्ता कि इन्होंने इतने जूते पॉलिश किए, इतने जूते पॉलिश किए कि यौम आज़ादी वाले दिन भी इन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुक्रिया अदा नहीं किया, इन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। इतने इन्होंने जूते पॉलिश किए। तो मेहनत तो वाकई ये लोग बहुत कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, और हालात इनके इतने पतले हैं कि अब ये अवाम को फेस नहीं कर सकते। इनका बेड़ा ही गर्क हो गया। अगर नवंबर में आसिम मुनीर साहब कंटिन्यू नहीं करते, ये किधर जाएंगे फिर? सवाल तो ये पैदा होता है। तो इनका सारा कुछ जुए पे लगा हुआ है। एक छोटा सा वाकया और ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और एक छोटी सी चीज़, इमरान खान जिस दिन बाहर आ गया इनके पल्ले कख नहीं बचेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।